गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। वेदमाता गायत्री शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय अरण्य की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब अपन एग्रीकल्चर की जो कृषि रसायन विज्ञान की जो किताब है उसका अपन 10वां पार्ट देख रहे हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर जो 10वां पार्ट है उसका नाम है जैव रसायन, बायो केमिस्ट्री। तो उसकी अपन ने 5 क्लासें लगभग पढ़ ली थी और 6वीं क्लास आज है, अपन पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे इसके बारे में। यानी कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, प्रोटीन, एमिनो एसिड, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। तो वो आपको याद होंगे, याद नहीं है तो आप याद कर लेना, क्योंकि साथ साथ यदि आप पढ़ाई करते चलेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेंगी। और अगर आपने रिवीजन साथ साथ नहीं किया तो फिर वही बुक्स वैसे की वैसे तैयार मिलेगी, आपको कुछ नहीं आएगा। ध्यान रखना, इसका रिवीजन ज़रूरी है साथ में। तो अब जो अगला टॉपिक है वो है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल NuClEIC एसिड, ये है टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में देखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर होती है इनकी, सब के बारे में इनका वर्गीकरण करेंगे अपन इस चैप्टर, इस पॉइंट के अंदर। तो न्यूक्लिक अम्ल देखो, हमारे जैव रसायन के जैव अणुओं में न्यूक्लिक अम्ल का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो देखो न्यूक्लिक अम्ल कहते किसे हैं, देखो न्यूक्लिक और अम्ल, यानी न्यूक्लिक शब्द बना है न्यूक्लियस से, यानी केंद्रक से। केंद्रक में पाए जाने वाले एसिड होते हैं न्यूक्लिक अम्ल साधारणतया। लेकिन बने किससे होते हैं, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस युक्त रेखिक भौलक अणु, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस युक्त रेखिक भौलक अणु जो जीवों में आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करते हैं। भौलक अणु जो जीवों में आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करते हैं। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन युक्त रेखिक भौलक अणु, यानी रेखीय भौलक अणु, रेखीय होती है इनकी संरचना। बहुलक अणु यानी इनकी इकाइयाँ काफ़ी जुड़ी हुई होती हैं, एकलक इकाइयाँ। उस अणु को कहते हैं जिस अणु का काम होता है आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करना। आनुवंशिक गुण वे गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, अर्थात अपने माता पिता से उसकी संतान में जो गुण प्राप्त होते हैं या जो गुण ट्रांसफर होते हैं, जो गुण विनिमय होते हैं, उन गुणों को कहा जाता है आनुवंशिक गुण। तो उनका निर्धारण करने वाले पदार्थ होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, ये कहलाते हैं न्यूक्लिक अम्ल। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस युक्त रेखिक बहुलक अणु जो आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब बने हुए किस किस से होते हैं ये आपको पता पड़ गया। कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है। इन अणुओं से बने हुए होते हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल सन 1869 में फ्रेडरिच मिस्सर
ने मवाद कोशिका, जो अपना जो फर्स्ट निकलता है मवाद पड़ जाती है, मवाद कोशिकाओं के केंद्रक, मवाद मिस्र ने मवाद कोशिका के केंद्रक से न्यूक्लिक अम्ल को फर्तक किया, न्यूक्लिक अम्ल को फर्तक किया। यानी 1869 में फ्रेडरिच मिस्र ने मवाद कोशिकाओं के केंद्रक से न्यूक्लिक अम्ल को फर्तक किया, जिसका नाम न्यूक्लिन, जिसका नाम क्या दिया, न्यूक्लिन दिया। यानी एक पदार्थ को फर्तक किया जिसका नाम न्यूक्लिन दिया। अब सन 1889 में अल्टमान ने, ठीक है ना भाई, इसके बाद में एक दूसरा वैज्ञानिक आ गया अल्टमान नाम का। फ्रेडरिच मिस्र कर रहा था इस पर प्रयोग, उसके बाद में अल्टमान आ गया। अल्टमान ने इस न्यूक्लिन का नाम दिया न्यूक्लिक अम्ल। अल्टमान ने इसका नाम न्यूक्लिन दिया, न्यूक्लिक अम्ल दिया। ठीक है ना, ये था नाम देने वाला। कैसे नाम दिया गया है, न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया गया किसके द्वारा, अल्टमान द्वारा। कब दिया गया, 1889 के अंदर दिया गया। अब जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो हमारे केंद्रक में जिस प्रोटीन से मिला हुआ होता है उस प्रोटीन का नाम बदल जाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। अर्थात न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के संयुग्मन से बना पदार्थ न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाता है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के संयुग्मन से बने पदार्थ न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, जो एक प्रोटीन में प्रोस्टेटिक समूह का काम भी करता है। ठीक है ना, न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक अम्ल प्रोस्टेटिक समूह का काम करता है। इस न्यूक्लियोप्रोटीन में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो किसका काम करता है, प्रोस्टेटिक समूह का। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोप्रोटीन होता है वो प्रोस्टेटिक समूह का काम करता है। तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के संयुग्मन से बने पदार्थ न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाते हैं। और न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक अम्ल प्रोस्टेटिक समूह का काम करता है भाई। न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक अम्ल प्रोस्टेटिक समूह का कार्य करते हैं, प्रोस्टेटिक समूह का कार्य करते हैं या प्रोस्टेटिक समूह के रूप में होते हैं, समूह के रूप में होते हैं, ऐसे लिख दो, समूह के रूप में होते हैं। तो ये अपना क्या है,
न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, ठीक है ना। अब न्यूक्लिक अम्ल पाया कहाँ जाता है, जो हमारे कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाने वाला जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र को धारण कर, गुणसूत्र में जो आनुवंशिक कूट धारण करने वाली जो इकाई होती है वो न्यूक्लिक अम्ल की बनी होती है। तो नीचे की लाइन में लिख लेते हैं, कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र, ठीक है ना। कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र की आनुवंशिक या गुणसूत्र के आनुवंशिक कूट या गुणसूत्र में आनुवंशिक कूट को गुणसूत्र में आनुवंशिक कूट में आनुवंशिक कूट को धारण करने वाली इकाई जीन होती है, जो न्यूक्लिक अम्ल की बनी होती है, जो न्यूक्लिक अम्ल की बनी होती है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल की बनी होती है। तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में अपन ने देख लिया है कि भाई न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस युक्त रेखिक बहुलक अणु जो जीवों में आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करते हैं, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, वो कहलाते हैं न्यूक्लिक अम्ल। सन 1869 में फ्रेडरिक मिश्र ने मवाद कोशिकाओं से न्यूक्लिक अम्ल को पृथक किया, जिसका नाम दिया था न्यूक्लिन। सन 1889 में अल्टमान ने इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के संयोजन से बना पदार्थ न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक अम्ल प्रोस्टेटिक समूह के रूप में होता है और कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाया जाता है, गुणसूत्र में आनुवंशिक कूट को धारण करने वाली इकाई होती है, वो न्यूक्लिक अम्ल की बनी होती है, जिसे जीन कहा जाता है। यानी गुणसूत्र की सूक्ष्मतम इकाई होती है जीन, जो न्यूक्लिक अम्ल की बनी हुई होती है, और ये जीन ही आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। तो इस जीन्स के माध्यम से ये आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। ये जीन्स बना हुआ किसका होता है, इसी न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। तो अब आप लिखेंगे इसमें न्यूक्लिक अम्ल टॉपिक डाल लेंगे, और न्यूक्लिक अम्ल में टॉपिक डालने के बाद में आप फर्स्ट ये पॉइंट डालेंगे परिभाषा का इसका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस युक्त रेखिक बहुलक अणु, युक्त रेखिक बहुलक अणु जो जीवों में आनुवंशिक गुणों, जो जीवों में आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करते हैं, जो जीवों में आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद में नीचे की लाइन बदल के लिखेंगे, सन 1869 में फ्रेडरिच मिश्र ने सन 1869 में फ्रेडरिच मिश्र ने मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल को पृथक किया, मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल को पृथक किया, जिसका नाम न्यूक्लिन दिया। न्यूक्लिक अम्ल को पृथक किया, जिसका नाम न्यूक्लिन दिया, ठीक है। इसके बाद में नीचे की लाइन में लिखेंगे आप, सन 1889 में अल्टमान ने इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल दिया। सन 1889 में अल्टमान ने इसका नाम न्यूक्लिन दिया।
न्यूक्लिक अम्ल दिया, सॉरी न्यूक्लिक अम्ल दिया। इसके नीचे लाइन बदल के लिखेंगे न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के संयुग्मन से, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के संयुग्मन से बने पदार्थ न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाते हैं। नीचे लिखेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक अम्ल प्रोस्टेटिक समूह है, प्रोस्टेटिक समूह है, प्रोस्टेटिक समूह के रूप में होते हैं, प्रोस्टेटिक समूह के रूप में होते हैं। इसके बाद में नीचे की लाइन में लिखेंगे कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र या पाए जाने वाले गुणसूत्र, कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र में आनुवंशिक कूट को धारण करने वाली इकाई, आनुवंशिक कूट को धारण करने वाली इकाई जीन होती है, आनुवंशिक कूट को धारण करने वाली इकाई जीन होती है जो न्यूक्लिक अम्ल की बनी होती है, जीन होती है जो न्यूक्लिक अम्ल की बनी होती है। ठीक है ना, आनुवंशिक कूट को धारण करने वाली इकाई जीन होती है जो न्यूक्लिक अम्ल की बनी होती है। तो अब ये था न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। अब न्यूक्लिक अम्ल का जो, अगर न्यूक्लिक अम्ल का कार्य पूछे तो कार्य में आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करते हैं। एक तो ये एक प्रोटीन के संश्लेषण का काम करते हैं। वह न्यूक्लिक अम्ल के कार्य पूछे तो, है ना। तो नीचे लिख लें आप, नीचे लिख लेंगे न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक गुणों का निर्धारण, आनुवंशिक गुणों का निर्धारण तथा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक गुणों का निर्धारण तथा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, तथा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। यह है आपका न्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। तो देखो न्यूक्लिक अम्ल 2 टाइप्स का होता है भाई, 2 प्रकार का होता है न्यूक्लिक अम्ल। नंबर 1 होता है DNA, ठीक है, और नंबर 2 होता है RNA। DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, पूरा नाम है इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना। और आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये दोनों होते हैं
अब डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्यतया केंद्रक में पाया जाता है भाई, केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। मुख्यतया कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, लेकिन अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में कोशिकाओं, अल्प मात्रा में कोशिका द्रव्य, अल्प मात्रा में कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अल्प मात्रा में कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए में जो शर्करा होती है वो शर्करा होती है बीटा डी राइबोज शर्करा, बीटा डी राइबोज शर्करा, ठीक है ना। डीएनए का काम क्या होता है? अब डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है ये तो हो गया। डीएनए काम होता है इसका आनुवंशिक गुणों, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना होता। और डीएनए बना किससे होता है? तो डीएनए पेंटोज शर्करा, राइबोज डी, बीटा डी राइबोज शर्करा होती है, ठीक है ना। बीटा डी डीऑक्सी राइबोज शर्करा, सॉरी डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, बीटा डी डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ठीक है ना। अब इसमें प्यूरिन क्षार होते हैं, प्यूरिन क्षार, एडिनिन को ऐसे निरूपित करते हैं, और ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन को जिसे निरूपित करते हैं। इसके बाद में पिरिमिडिन क्षार होता है, पिरिमिडिन क्षार, ठीक है ना। अब पिरिमिडिन क्षार में आते हैं थाइमिन को टी से निरूपित करते हैं, और साइटोसिन को सी से निरूपित करते हैं। ये होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षार। थाइमिन और साइटोसिन प्यूरिन क्षार होते हैं। तो इस प्रकार ये बनता है अपना डीएनए में ये पाए जाते हैं। डीएनए का काम बता दिया भाई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करने का काम करता है। डीएनए में द्विगुणन की क्षमता भी पाई जाती है। द्विगुणन की क्षमता, डीएनए की जो संरचना होती है डबल हेलिक्स होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है, द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है। डीएनए में द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है। तो
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम है। मुख्यतया ये केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में जो अपना क्रोमेटिन जाल होता है वो डीएनए का बना होता है और अल्प मात्रा में ये कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। शर्करा होती है इसमें बीटा डी डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, ठीक है ना, 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। और प्यूरिन क्षार होते हैं इसमें एडेनिन गुआनिन, पिरिमिडिन क्षार होते हैं थाइमिन साइटोसिन, और देवगुणन की क्षमता पाई जाती है इसमें, और देवकुंडलित संरचना होती है। इसकी डबल हेलिक्स संरचना होती है जो वाटसन और क्रिक्स द्वारा दी गई थी, जिसके लिए वाटसन और क्रिक्स को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो अब आप टॉपिक डालेंगे डीएनए 2 टाइप्स का, ये न्यूक्लिक अम्ल 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 लिखना डीएनए और कोष्टक में लिखना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए कोष्टक में लिखना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और इसमें लिखेंगे अब आप इसमें 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ऐसे लिख लो सीधा ही, 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, पहले ये लिखो। टू डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ये तो हो गया इसका काम भाई। नीचे लिखेंगे आप, यह मुख्यतया केंद्रक में पाया जाता है, नीचे की लाइन में, यह मुख्यतया केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। अब इसके नीचे लिखेंगे आप, लेकिन अल्प मात्रा में, इसी लाइन में लिख लो, लेकिन अल्प मात्रा में कोशिका द्रव्य के, लेकिन अल्प मात्रा में कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। लेकिन अल्प मात्रा में कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। आगे लिखेंगे, यह आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है या स्थानांतरण करता है। आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। इसके बाद में नीचे लिखेंगे, एडेनिन में प्यूरिन, डीएनए में प्यूरिन क्षार, डीएनए में प्यूरिन क्षार, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन के आगे कोष्टक में ए, गुआनिन के आगे कोष्टक में जी लिखना, एडेनिन और गुआनिन, तथा पिरिमिडिन क्षार, थाइमिन और साइटोसिन, तथा पिरिमिडिन क्षार, थाइमिन और साइटोसिन पाई जाती हैं। नीचे की लाइन में लिखेंगे आप, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। नीचे की लाइन में लिखेंगे, डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, डीएनए की संरचना द्विकुंडलित डबल हेलिक्स
द्विकुंडलित होती है। ठीक है ना, द्विगुणन का मतलब होता है डीएनए अपने समान दूसरा डीएनए भी बना सकता है। ये भी डीएनए में क्षमता पाई जाती है। तो ये था डीएनए। ठीक है ना। अब डीएनए के बाद में अब अपन आरएनए देखेंगे भाई। आरएनए देखते हैं तो आरएनए में देखो राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है, और इसमें तो शर्करा पाई जाती है भाई, वो शर्करा होती है राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा ये शर्करा होती है, ये पेंटोज शर्करा ही होती है भाई, राइबोज शर्करा भी। और आरएनए पाया कहाँ जाता है? आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है मुख्यतया। अल्प मात्रा में ये केंद्रक में भी पाया जाता है। तो मुख्यतया कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में और अल्प मात्रा में केंद्रक में। ठीक है ना, मुख्यतया कोशिका द्रव्य में और अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि ज़्यादा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और सूक्ष्म मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। ये होता है। अब जो डीएनए होता है, सॉरी आरएनए होता है, ये आरएनए के अंदर काम क्या होता है इसका? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है भाई। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, काम इसका प्रोटीन संश्लेषण का है। ठीक है ना। आगे है आरएनए में प्यूरिन क्षार। प्यूरिन क्षार तो वही होती हैं जो डीएनए में पाई जाती हैं, एडेनिन ए और ग्वानिन जी, एडेनिन ए और ग्वानिन जी। जबकि पिरिमिडिन क्षार होता है साइटोसिन यानी सी, और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, इसमें यूरेसिल यू। ठीक है ना, इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है और ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाई जाती है। आरएनए की जो संरचना होती है वो एकल रज्जुक होती है, एकल रज्जुक संरचना ये पाई जाती है, एकल रज्जुक संरचना। द्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती है, द्विगुणन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये है आरएनए, इसके बारे में आप नोट करेंगे। आरएनए और पूरा नाम लिखेंगे राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसमें लिखेंगे राइबोन्यूक्लिक अम्ल में इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। राइबोज शर्करा पाई जाती है। और नीचे लिखेंगे यह मुख्यतया, नीचे की लाइन में, यह मुख्यतया कोशिका द्रव्य में, यह मुख्यतया कोशिका द्रव्य में तथा अल्प मात्रा में
केंद्रक में भी पाया जाता है। यह मुख्यतया कोशिका द्रव्य में तथा अल्प मात्रा में केंद्रक में भी पाया जाता है। अल्प मात्रा में केंद्रक में भी पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में नीचे लिखेंगे यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। नीचे लिखेंगे इसमें प्यूरिन क्षार एडिनिन कोष्ठक में ए लिखना, एडिनिन कोष्ठक में ए और गुआनिन कोष्ठक में जी, एडिनिन कोष्ठक में ए और गुआनिन कोष्ठक में जी, तथा पिरिमिडिन क्षार साइटोसिन कोष्ठक में सी और यूरेसिल कोष्ठक में यू, साइटोसिन कोष्ठक में सी और यूरेसिल कोष्ठक में यू पाई जाती हैं। इसकी संरचना एकल रज्जुक होती है। इसकी संरचना एकल रज्जुक होती है। नीचे लिखेंगे इसमें द्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती है। द्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो यह है आरएनए, डीएनए और आरएनए के बारे में अपन ने देख लिया है। अब न्यूक्लिक अम्ल का संगठन देखेंगे, भाई कैसे कैसे बने हुए होते हैं, इसमें कौन सी क्षार कहाँ जुड़ी हुई होती है, कैसे जुड़ा हुआ होता है इनका। तो न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार दो हैं, दोनों के बारे में अपन ने देख लिया है। अच्छी तरीके से याद रखेंगे इनको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये न्यूक्लिक अम्ल वाला, ध्यान रखना। और तो इसमें लिखेंगे रासायनिक संगठन। आगे देखेंगे अपन रासायनिक संगठन यानी आरएनए और डीएनए का जो रासायनिक संगठन होता है वो कैसे किस प्रकार का होता है। तो देखो न्यूक्लिक अम्ल लिखना कुछ नहीं है अभी आपको। न्यूक्लिक अम्ल का जब जल अपघटन करवाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल का जब जल अपघटन करवाते हैं, जल अपघटन, तो हमें प्राप्त होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या प्राप्त हो रहा है भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फिर से क्या होता है? जल अपघटन। इसका फिर से जल अपघटन होता है, जल अपघटन, तो हमें न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है। न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड का पुनः जल अपघटन होता है तो इसमें प्राप्त होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल। न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल। अब इस न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन होगा भाई, इस न्यूक्लियोसाइड के जल अपघटन पर बनता है शर्करा
प्लस कार्बनिक क्षार, शर्करा प्लस कार्बनिक क्षार। ठीक है ना। इस सारे गणित से निकल करके अपने सामने ये चीज़ आ रही है कि भाई न्यूक्लिक अम्ल बना हुआ किन से होता है, तो लास्ट में अपने पास में शर्करा और कार्बनिक क्षार आ रहा है और ये के पार्ट बच गया फास्फोरिक अम्ल। अर्थात न्यूक्लिक अम्ल होता है ये 3 अवयवों से मिलकर बना हुआ होता है। ये सारी गणित आपकी इधर हो गई। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल के 3 मुख्य अवयव होते हैं। नंबर 1 फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H3PO4, ठीक है ना। और नंबर 2 पर आता है शर्करा और नंबर 3 पर आ रहा है कार्बनिक क्षार। कार्बनिक क्षार अर्थात कोई भी न्यूक्लिक एसिड होगा वो इन 3 मुख्य अवयवों से मिलकर बना हुआ होता है, फास्फोरिक अम्ल, शर्करा और कार्बनिक क्षार। अपन ने इसका रासायनिक संगठन देखा कि भाई कैसे होता है, जल अपघटन करवाते जाते हैं तो हमें ये 3 अवयव ही प्राप्त होते हैं अंतिम जा करके। तो इन 3 अवयवों को देखो, न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन कराते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, पुनः इसका जल अपघटन कराया जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड का फिर से जल अपघटन करवाते हैं तो फिर शर्करा और कार्बनिक क्षार बनता है। इसका मतलब ये है कि भाई देखो इसमें बहुत सारी चीज़ों का अपन को अध्ययन करना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का भी अध्ययन करेंगे अपन, न्यूक्लियोटाइड का भी अध्ययन करेंगे अपन, न्यूक्लियोसाइड का भी अध्ययन करेंगे अपन, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और कार्बनिक क्षार, इन सब पदार्थ जो भी टॉपिक है इनके अंदर इन सभी अवयवों का अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक संगठन में लिखेंगे, लाइन लिखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन, न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन कराने पर न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन कराने पर निम्न प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं, निम्न प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। तो पहले आप इस समीकरण को यहाँ से लेकर के, ठीक है ना, इस समीकरण को उतारेंगे और पूरे को ऐसे, ठीक है, पूरे को उतार लेंगे यहाँ तक। लिख लें, नोट कर लें साफ साफ।
अब नीचे की लाइन में लिखेंगे, अतः न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन, अतः न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन की प्रक्रिया से हमें, जल अपघटन की प्रक्रिया से हमें मुख्यतया 3 अवयव प्राप्त होते हैं, 3 अवयव प्राप्त होते हैं, 3 अवयव प्राप्त होते हैं। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यूक्लिक अम्ल इन 3 अवयवों से बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल इन 3 अवयवों से बने होते हैं, इन 3 अवयवों से बने होते हैं। इन 3 अवयवों के नाम लिख लेंगे आप। नंबर 1 डालेंगे फास्फोरिक अम्ल, नंबर 1 लिखेंगे फास्फोरिक अम्ल। सूत्र लिखेंगे इसका H3PO4, H3PO4। इस H3PO4 की संरचना बनाएंगे आप। H3PO4 की संरचना बनाएंगे। इसमें P तो होगा, देखो केंद्रीय परमाणु, P तो होता है केंद्रीय परमाणु, और P जुड़ा हुआ होता है एक डबल बंध से, ऑक्सीजन से। ये डबल बंध वाला ऑक्सीजन पूरे न्यूक्लियोटाइड में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, डीएनए में हो या आरएनए में हो, किसी भी न्यूक्लिक अम्ल में हो, ये बंध नहीं टूटेगा किसी भी प्रकार से। एक होता है, 3 होते हैं OH समूह। इन तीनों OH समूह से 2 OH समूह के साथ में, ये 2 कार्बनिक क्षारों के साथ में, इसमें शर्करा के साथ में जुड़ जाता है। यानी कि 3 OH हैं, उनमें से एक OH फिर भी शेप रहता है इसका, 2 OH के साथ में यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और फिर ये शर्करा के साथ में जुड़ता है। एक शर्करा इधर जुड़ेगी, एक शर्करा उधर जुड़ेगी, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, अर्थात रेखीय संरचना बन जाएगी। तो ये इसके स्ट्रक्चर उतारें पहले फास्फोरिक अम्ल की, H3PO4 की। देखो H3 है, P1 है, O1, 2, 3 और 4 बन गया ये। अब संरचना उतारने के बाद में नीचे पॉइंट लिखेंगे शर्करा, शर्करा, और तीसरे नंबर पर लिखेंगे कार्बनिक क्षार, तीसरे नंबर पर पॉइंट लिखेंगे कार्बनिक क्षार। ठीक है, अब कार्बनिक क्षार, और अब नीचे पॉइंट डाल देंगे आप शर्करा, क्योंकि फास्फोरिक अम्ल का तो अपन ने देख लिया, ये होता है शर्करा। तो शर्करा के बारे में अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो आज अपन ने न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार और उसका रासायनिक संगठन देखा है, और कल की क्लास में देखेंगे अपन शर्करा, कार्बनिक क्षार, और फिर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और डीएनए और आरएनए की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप नियमित रूप से रिवीजन और तैयारी साथ साथ करते जाएं। धन्यवाद।